अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। आप लोग लाइक करते हैं स्टोरी को, अच्छा लगता है। कमेंट्स में मैं एक एक पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं जिनको रिप्लाई करना हो व्हाट्सएप पे भी उनको भी मैं रिप्लाई करता हूं। आप लोग अपनी कहानियां भेज रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमारी कहानी अभी तक शामिल क्यों नहीं हुई। स्टेप बाय स्टेप जितने लोगों ने भी मुझे कहानियां भेजी हुई है इंशाल्लाह सबकी सब इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। सो आप मुझे अपने कहानियां भेजते रहिए, आपकी स्टोरी को भी मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूंगा। आज की जो स्टोरी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है आसिम एहसान, और ये उनका रियल नेम है आसिम एहसान, और इनका ताल्लुक लाहौर से है। इनकी दो कहानियां हैं जो सच्ची कहानियां हैं जो उनके साथ पेश आई, उन्होंने मुझे भेजी। कोशिश करूंगा कि उन्हीं के लफ्ज़ों में आपको ये कहानी सुना सकूं। पहली कहानी जो भेजी है, आसिम का जो ताल्लुक है ये यूनिट इंचार्ज हैं, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। और ये वाकया जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये तकरीबन 2001 का है। तकरीबन वो कह रहे हैं 2000 या 2001 का। यूनिट इंचार्ज की जहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ पे एक जिम्मेदारी जो आसिम की थी वो ये भी थी कि अगर फीमेल काम करते हुए लेट हो जाती तो ये खुद जाते और उनको घर पे छोड़ के भी आते। जिस फैक्ट्री के अंदर वो काम कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी फीमेल्स भी थी, मेल्स के साथ साथ एक अच्छा माहौल था। सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जिस तरह बिल्कुल एक फैमिली की तरह माहौल होता है, बिल्कुल इसी तरह फैमिली की तरह था। हंसी मजाक भी होती लेकिन ज़्यादा फोकस काम पे होता। सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते, जिस तरह बिल्कुल एक फैमिली के फर्द होते हैं इसी तरह हमारा एक आपस का ताल्लुक बना हुआ था। सब आते, अपना अपना काम ख़त्म करते और जैसे ही छुट्टी होती अपने घरों को चले जाते। कभी कभी काम का जब लोड पड़ जाता तो ये होता कि जहां पे मेल स्टाफ वहां पे रुक जाता तो फीमेल भी वहां पे रुक जाती और काम करती। लेकिन वो कहते हैं कि एक जिस तरह फैमिली का माहौल था और जिस तरह प्यारो मोहब्बत का सिलसिला था, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती कि फीमेल को छोड़ने के लिए जहां पे ड्राइवर गाड़ी निकालता तो वहीं पे ये भी उनके साथ बैठ जाते ताकि पूरी जिम्मेदारी के साथ उन बच्चियों को, उन बहनों को उनके घर ड्रॉप करते और उसके बाद एंड में अपने घर चले जाते। वक्त गुजरता रहा, मुख्तलिफ लोग आते, काम करते। इस इंडस्ट्री में अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोग परमानेंटली काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आना जाना लगा रहते हैं। नए लोग आए, कुछ दिन काम किया, कुछ महीने काम किया, कुछ अरसा काम किया और उसके बाद चले गए। और कुछ लोग ये होता है जो सालों साल वहीं पे काम कर रहे होते हैं। वहीं पे उन्हीं दिनों एक नई लड़की ने ज्वाइन किया। वो आती, काम करती और उसके बाद अपने घर टाइम पे चली जाती। इनका नाम तो मैंने रियल बताया, बाकी जो नाम है उन्होंने कहा उसको आप ना ही बताएं। एक यूनिट इंचार्ज की हैसियत से जहां पे वो सबकी किसी भी परेशानी को हल करते, किसी भी इशू को सॉल्व करते, वहीं पे लेट जो कभी कभी वो होते वो छोड़ के भी आते। वो कहते हैं एक दिन मैं सुबह ऑफिस पहुंचा, रूटीन का जिस तरह काम था वो मैंने सारा दिन काम करता रहा, यहां तक कि पता लगा आज काम का लोड है और मैं लेट फारिग होऊंगा। तो वहीं पे जो स्टाफ के कुछ लोग थे उनको भी रोकना पड़ा कि आप लोग भी इसको आज ख़त्म करके ही जाएं। जहाँ पे मर्दों ने काम किया वहाँ पे कुछ ख़वातीन भी थी जो वहाँ पे लेट नाइट काम करती रही, यहाँ तक कि रात का 11 बज गए। और जिस तरह की यूनिट इंचार्ज की जिम्मेदारी थी एक फैमिली फ़र्द की तरह, जिस तरह उन्होंने माहौल बना रखा था कि वो एक फैमिली के सरबराह हैं, और उन्होंने कहा चले मैं सबको घर छोड़ता हूँ, उसके बाद एंड में अपने घर चला जाऊँगा। बड़ी गाड़ी निकाली गई, हाई रूफ जिस तरह गाड़ी होती है, सब फीमेल उसके अंदर बैठ गई। ड्राइवर ने अपनी सीट संभाली और उसके साथ फ्रंट सीट पे आसिम भी बैठ के।
गाड़ी रवाना हुई, यहाँ तक कि स्टेप बाय स्टेप जिसका घर आता जाता वो उनको वहाँ पे छोड़ते, फीमेल खुदा हाफिज़ बोलती, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ जिस तरह कहा जाता है, और उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ जाती। आसिम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सब हम सबको छोड़ते जा रहे थे यहाँ पे कि लास्ट में एक जो लड़की बची, ये वही थी जिसको ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। उसने अपने जिस तरह घर का एड्रेस बताया, और ये पहला मौका था कि मैं उसको उसके घर पे छोड़ने जा रहा था, क्योंकि जैसे ही छुट्टी होती वो अपने टाइम पे चली जाती थी, लेकिन आज बाकी लड़कियों के साथ वो भी क्योंकि लेट हो गई थी इसलिए उसको भी आज छोड़ना पड़ा, और फर्स्ट टाइम था कि मैं भी उसका घर देखने जा रहा था। एड्रेस जो है ये रियल है, जो उन्होंने बताया है लाहौर का ही एड्रेस है, शाहपुर कंजरा एक इलाका है और उससे आगे है चूंग, उस जगह पे उसका घर था। कहते हैं ये एड्रेस आज भी मुझे याद है और शायद कभी भी ना मैं भूल सकूं। चूंग का इलाका मैं तो नहीं गया, लेकिन नाम ज़रूर सुना हुआ मैंने, लाहौर में मौजूद है, शाहपुर कंजरा के साथ चूंग। कहते हैं गाड़ी चूंग की तरफ रवाना हुई और रात को यकीनन अब टाइम 11 बजे तो हम ऑफिस से निकले थे, अब टाइम काफ़ी बढ़ चुका था। और जब गाड़ी बिल्कुल एक ऐसी जगह पे जाके रुक गई जहाँ पे आगे सड़क नहीं थी, प्लाट शुरू होते थे, खाली ज़मीनें थीं, और उस लड़की ने बताया वो सामने मेरा घर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ रही थी, सर्दियों का ही मौसम था, और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले वो जो थोड़ी थोड़ी सर्दी का एहसास था अब बढ़ गया, क्योंकि बाहर अच्छी खासी सर्दी थी। गाड़ी के अंदर बैठ के तो थोड़ी थोड़ी उनको सर्दी महसूस हो रही थी। जिस तरह मैंने भी आज जैकेट पहनी है, लाहौर में भी आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ड्राइवर को ये कह के कि मैं इनको छोड़ के आता हूँ, उन्होंने कहा जी सर, और उसके बाद यही था कि जैसे मैं इसको घर ड्रॉप कर दूँ तो उसके बाद मैं फौरी तौर पे अपने घर पहुँचूँ, क्योंकि सबको छोड़ते छोड़ते ऑलरेडी टाइम बहुत लेट हो गया था। गाड़ी की लाइट्स ऑन थी, मैं उस लड़की के साथ चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। मैं आगे था और लड़की मेरे पीछे आ रही थी कि 1 2 3 स्टेप नीचे, जिस तरह प्लाट होते हैं अक्सर जब अभी घर बने नहीं होते, खाली प्लाट पड़े होते हैं, तो वो अनबैलेंस होते हैं, उसमें गड्ढे भी होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ी से उतरने के बाद हम थोड़ा सा ही आगे गए तो वो जो प्लाट था, क्योंकि गाड़ी जा भी इसलिए नहीं सकी थी कि वो खाली प्लाट शुरू हो गए थे, वो भी ऐसे जो धक्कों वाले थे, कहीं गड़ा था, कहीं ऊंची जगह थी, कहीं अनबैलेंस था। तो कहते हैं उस प्लाट के अंदर कोई तकरीबन 2 कदम या 2 स्टेप कह दीजिए, इस तरह सीढ़ी के 2 स्टेप होते हैं, इस तरह 2 स्टेप मैंने रखे और हम दोनों नीचे उतर गए। वो प्लाट काफ़ी नीचे था इसलिए गाड़ी नहीं जा सकी थी। उस प्लाट के अंदर चलते हुए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो मैंने देखा इस खाली प्लाट के अंदर एक ही दरख्त था, काफी घना दरख्त, और ये बेरी का दरख्त था। मैं हैरान हुआ, इतना घना भी कोई बेरी का दरख्त हो सकता है? होते हैं, बहुत कम होते हैं। जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्डिंग की थी, आपको दिखाया था, एक स्कूल था जिसकी हमने रिकॉर्डिंग की थी, और उससे पहले बेरी का दरख्त था जिसके ऊपर जिन भी हमने रिकॉर्ड किया था। वो बहुत घना दरख्त था, उसी तरह का मिलता जुलता बेरी का घना दरख्त उस खाली प्लॉट के अंदर था। चलते चलते जैसे ही मैं उस बेरी के दरख्त के करीब पहुंचा तो आसिम कहते हैं कि मैंने देखा उस दरख्त के नीचे एक बहुत बड़ी चारपाई पड़ी हुई है। नॉर्मल साइज की जो चारपाई होती है उससे साइज उसका काफी बड़ा था। मैं भी चलते चलते उस दरख्त के करीब भी पहुंचा और उस चारपाई के करीब पहुंच गया तो मैंने देखा उस चारपाई पे एक ब्लैंकेट भी पड़ा हुआ है। और मैं ये सोचना शुरू हो गया, इस सर्दी में इस बेरी के दरख्त के नीचे इस बड़ी सी चारपाई पे क्या कोई इंसान है जो ब्लैंकेट ओढ़ के लेटा हुआ है? लेकिन ब्लैंकेट जिस अंदाज में पड़ा था उसको देख के लगता नहीं था कि इसके नीचे कोई इंसान है। उस कंबल को देख के लगता था जैसे फोल्ड करके भी नहीं रखा गया, किसी ने पहना हुआ था और वो उठ के गया है और इस अंदाज में डाल के गया है, जिससे पता लगता है कि खाली चारपाई है और उस पर एक कंबल सा पड़ा हुआ है।
लेकिन फिर साथ ही आंखों को एक और मंजर नजर आया जो बहुत ही अजीब सा था। उस चारपाई के ऊपर एक बर्फ का बहुत बड़ा बुलाक रखा हुआ था। सर्दियों में बर्फ का बुलाक, ये वाकई हैरान कुन बात थी। मेरे जहन में था कि मैं इस लड़की से या उसके घर वालों से पूछूंगा कि ये सर्दियों में बुलाक पड़ा हुआ है, ये किस लिए है। लेकिन ये उस सूरत ही पूछा जा सकता है जब सामने घर जहां पे उस लड़की को वो छोड़ने जा रहे हैं, उस घर के मालिक से अगर गपशप हो जाए, दुआ सलाम हो जाए, तभी आप पूछ सकते हैं, वरना गैर जरूरी सवाल है, वो माइंड कर सकते हैं, जी पड़ा है तो आपको क्या मसला है। लेकिन वो कहते हैं मेरे दिल में ये बात जरूर आ गई, मैं इनसे पूछूंगा सही। चलो कंबल भी समझ आता है, रजाई पड़ी है, चारपाई पे कंबल पड़ा है, समझ आता है, लेकिन बर्फ का बुलाक, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में तो बर्फ मंगवाई जाती है, सर्दियों में बुलाक क्या करना है। खैर हम दोनों आगे बढ़ते रहे। लड़की अब आगे चलना शुरू हो गई और मैं उसके पीछे। लड़की ने 2 स्टेप रखे, जिस तरह सीढ़ियों पे पांव रखा जाता है उस तरह उसने सीढ़ियों की तरह 2 पांव रखे और प्लाट से ऊपर चली गई। और मैंने जैसे ही उसके ऊपर पांव रखा एक, क्योंकि सीढ़ियां तो स्टेप तो नहीं बने हुए थे, ऊंचा सा प्लाट था, ये जिस प्लाट पे हम चल रहे थे ये काफी नीचे था, उससे ऊपर वाला जो प्लाट था अब उसकी सीढ़ियां तो थी नहीं, ऊपर चढ़ना था। मैंने एक पांव रखा और जैसा ही पांव रखा तो मेरा पांव ऐसे लगा जैसे बकायदा महसूस होता है जैसे लड़खड़ा सा गया हो, और मेरा पांव लड़खड़ाया और उसके बाद मैं जमीन पे गिर गया। मैं जल्दी से उठा, अपने कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए। उस लड़की ने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा अच्छा हुआ कि उसने मुझे इस तरह गिरते हुए नहीं देखा, वरना मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होती। मैं दोबारा से उठा और मैंने उस तरह स्टेप अब एहतियात के साथ रखे और उस प्लाट से बाहर आ गया। कुछ ही कदम के फासले पे उसका घर था और मैं जल्दी से जैसे ही बाहर निकला, तेजी के साथ चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं समझ गया था कि ये जो सामने दरवाजा है ये उसी लड़की का घर है। मैं उस दरवाजे के करीब पहुंचा और जाके उस दरवाजे को नॉक करने के लिए, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया कि इस दरवाजे को नॉक कर सकूं ताकि घर के मकीन दरवाजे को खोलें, तो मेरा हाथ अभी उसके करीब ही गया था, टच नहीं हुआ था। सिर्फ ऐसे हाथ मैंने मारने के लिए उसके करीब ही किया था, लेकिन ऐसे लगा जैसे परली साइड पे कोई मौजूद है और वो इस इंतजार में है कि दरवाजा खोल दे। और जैसे ही मेरा हाथ ऐसे गया और दरवाजा अंदर से मुझे महसूस हुआ खुलने लगा है, तो मेरा हाथ रुक गया, क्योंकि मैं समझ गया शायद इस बच्ची के घर वाले इंतजार में ही थे। ये 2000 की बात है, उस वक्त मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं फैला था। मुझे याद है 2000 या 2001 की बात बता रहे, उस वक्त मेरे पास भी एक सेट था और फर्स्ट टाइम मेरी टीवी में जॉब हुई थी, बहुत कम सैलरी थी, तो मैंने एक मोबाइल तो अफोर्ड कर लिया था, लेकिन मैं कॉल वगैरह नहीं करता था, उसका लाइन नेट बहुत ज़्यादा आता था। मेरे ख्याल 18 रुपीज़ या 20 रुपीज़ 1 मिनट के होते थे आउट गोइंग के, और 12 रुपीज़ 12-13 रुपये होते थे इनकमिंग के एक कॉल सुनने के। और उस वक्त सिम भी नहीं होती थी, जो हमारा मोबाइल होता था एम्स के होते थे, उसी के अंदर ही कनेक्शन होता था, तो मैं भी एवं लेके फिरता होता था। तो उस वक्त मोबाइल नहीं थे, PTCL से काम चलाया जाता था। फिर तार को हिला रहे हैं आज, फिर शरारतें शुरू हो गई। अच्छा, तो जैसे ही वो कहते हैं मैंने ऐसे हाथ टच करने की कोशिश की, पीछे से किसी ने हाथ टच होने से पहले ही दरवाजे को खोलना शुरू कर दिया, यहां तक कि दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा ओपन हुआ तो सामने एक खातून खड़ी थी। ये बहुत ही एक बूढ़ी खातून थी। उनके सर के बालों की सफेदी को देख के लगता था कि तकरीबन ये कोई 90 साल के लगभग होंगी। सफेद सा उनका चेहरा था, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बताती थी कि वो बहुत ही ज़ईफ हैं। लेकिन एक और चीज जो मुझे हैरान कर गई, उनके बाल ऐसे जैसे खड़े होते हैं, लड़के स्पाइक बनाते हैं, उनमें से कुछ बाल ऐसे थे जैसे स्पाइक वाले अंदाज में इस तरह बालों को बनाया गया है, तो उनके कुछ बाल ऐसे ऊपर बकायदा खड़े हुए थे। इंसान जिस तरह सोता हुआ एकदम से उठ जाए तो बाल बिखरे होते हैं, तो वो बिखरे नहीं थे, बल्कि ऊपर की तरफ थोड़े से खड़े भी थे।
वो बहुत ही बूढ़ी खातून थी, चेहरे पे उनके काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थीं, लेकिन सफ़ेद कलर का उनका चेहरा था, बहुत ही सफ़ेद कलर का। और जिन हाथों से उन्होंने दरवाजे को खोला था वो बहुत ही झुर्रियों से भरे, बहुत ही जिस तरह ज़ईफ़ खातून के, बूढ़ी औरत के हाथ होते हैं, उसी तरह के बहुत ही झुर्रियों वाले बूढ़े से हाथ थे। मैंने उनको कहा अस्सलामु अलैकुम। वो जो बूढ़ी जिसने दरवाज़ा खोला था, मेरे इस अस्सलामु अलैकुम के ऊपर बजाय कि वो मुझे जवाब देती वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे का उनका अंदाज बदल सा गया, जैसे उनको मेरा सलाम करना अच्छा ना लगा हो। उनको एकदम से गुस्सा आ गया और वो पंजाबी के अंदर वो लाइन जो उन्होंने मुझे बताई, कह रहे वो बोली, तू की लेना है, सॉरी तू की करना है, तुम क्या करने आए हो। मेरे इस सलाम अलैकुम के ऊपर इतना गुस्से के साथ चेहरे के एक्सप्रेशन उन्होंने बनाए कि साथ ही वो गुस्से में बोली पंजाबी में, तू की करना है, कि तुम क्या करने आए हो। तो मैं एकदम से हैरान हो गया। जिस खातून को मैंने अंदाज़ा लगाया था, जिस लड़की को, जिस बच्ची को मैं छोड़ने आया था, उसकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कह सकता ये उसकी माँ है, उसकी ये कोई नानी या दादी ज़रूर थी। उसके चेहरे की झुर्रियाँ, उसके हाथों का बूढ़ापन, झुर्रियाँ और सारा देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था बहुत ही ज़ईफ़ है। और ऐसी औरत जो बहुत ज़ईफ़ हो, हमेशा दुआएं देते हुए इस्तकबाल करती है, सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन उसका अंदाज ऐसा नहीं था। सफ़ेद कलर का उसने लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल सफ़ेद सा उसका रंग था, बाल उसके खड़े हुए थे, लेकिन चेहरा बहुत ही उलझा हुआ, अजीबो गरीब सा था। नाक थोड़ी सी जो थी उसकी, थोड़ी सी बारीक सी थी, चूंच की तरह, जिस तरह नाक होती है, हल्की सी इस अंदाज में थी। जब उसने गुस्से से कहा तू की लेना आया, कि मतलब तुम क्या करने आए हो, तो उसके राइट साइड पे जो दरवाज़ा था, दरवाजे की राइट साइड पे किसी की आवाज़ आई, क्लियर, जो मेरे कानों ने सुनी, बुजुर्ग आ रहा है, उसने वजू किया हुआ है, आजा वापस। वो कह रहे हैं मुझे इन लफ्ज़ों की समझ ही नहीं आई, कोई क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है। बुजुर्ग आ रहा है, उसने वजू किया हुआ है, आजा वापस। कह रहा मैं इसको बिल्कुल नहीं समझ पाया। तो उसी लम्हे मेरे मुंह से निकला, जी मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने। अब ये जुमला मैंने बोला ही था, क्योंकि सिर्फ मैंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, और उसने गुस्से में मुंह की एक्सप्रेशन बड़े गुस्से वाले बनाए, और उसने कहा कि तुम क्या करने आए हो। तो मैंने उससे पूछा, जी क्या कहा आपने। तो मेरे पीछे खड़ी उस लड़की ने मुझे कहा, सर आप किससे बात कर रहे हैं। मैं एकदम से चौंका और पीछे मुड़ के उसको इस तरह देखा कि मतलब तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी नानी या दादी जो भी है उससे बात कर रहा हूं। और मुझे इस तरह चौंकता देख के मैंने उसको कह दिया, भाई तुम्हारी नानी या दादी जो भी है उनसे बात कर रहा हूं। तो इतनी देर में मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई चलता हुआ पीछे आ रहा है, उस खातून के पीछे। उसी वक्त मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, राइट साइड पे जहां से आवाज आई थी कि वो उसने वजू किया हुआ है, तुम वापस आ जाओ, बाकायदा उसने उस बूढ़ी औरत को पीछे बुला लिया, लेकिन बहुत ही बदतमीजाना तरीके से। जिसने भी उस औरत को पकड़ के पीछे खींचा, तो आराम से, वो एक ज़ईफ औरत थी, बूढ़ी औरत थी, वो आराम से उसको पीछे खींचता, उसने झटके के साथ उसको खींचा और वो एकदम से यूं तेजी के साथ उधर चली गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जो भी था, किसी बुजुर्ग खातून को क्या इस तरीके बुलाया जाता है वापस, के बाकायदा उड़ती हुई सी गई है, इस तरह उड़ता हुआ इंसान कहता है। मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं इस बात को जहन में रख के खड़ा हो गया कि जो भी आता है मैं उनको कहता हूं कि जिस तरह उनको अंदर इस तरह खींचा गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये भी उस सूरत में कहा जा सकता था जब जो आने वाला हो वो गुस्सा ना करे, वो अच्छी तबीयत का मालिक हो, वरना आप इस तरह की बात किसी को, अनजान शख्स को कैसे कह सकते हैं जिनके साथ आप पहली दफ़ा मिल रहे हो। तो मैं इस इंतज़ार में था कि जो आए तो मैं उनसे बात करूं, और यही हुआ। पीछे जो चलते हुए आ रहे थे साहब, वो बिल्कुल अब मेरे सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। साथ ही उनका सवाल था, ये दरवाज़ा किसने खोला है। मैंने कहा जी आपकी वालदा थी शायद, या आपकी कोई सास थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला है।
मेरे इस सवाल के बाद बजाय कि मुझसे सवाल पूछते, कोई बात करते, मुझे घूर के इस तरह देखना शुरू हो गए जैसे उनका बगैर मुंह से सवाल किए घूरने का अंदाज ऐसा था जैसे दोबारा से सवाल कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आई तो मैंने फिर से रिपीट किया, जी जिन्होंने दरवाज़ा खोला था वो एक ज़ईफ़ सी खातून थी, बूढ़ी सी थी, तकरीबन कोई 90 साल के लगभग उनकी उम्र थी, और उन्होंने आके दरवाज़ा खोला है। मेरे पीछे उनकी बेटी शायद खड़ी थी। उसी लम्हे उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दिया, आ जाओ तुम अंदर, आ जाओ तुम अंदर चलो। जो मेरे पीछे खड़ी थी, जिसने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर आप किससे बातें कर रहे हो, और हैरान हो रही थी, जब बाप ने उसको इशारा किया कि तुम अंदर आ जाओ तो मुझे उसने खुदा हाफिज़ कहा, खुदा हाफिज़ सर, और साथ ही चलती हुई दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। बाप ने उसको रास्ता दिया और वो चली गई। जब वो अंदर की तरफ चली गई तो उसके बाप ने, जो मेरे सामने खड़ा हुआ था, मुझसे पूछा, अब बताओ किसने दरवाज़ा खोला था? मैं दोबारा से हैरान हो गया कि वही सवाल दोबारा से मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा, जी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बूढ़ी सी औरत थी, इस तरह उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थी, बाल उसके अजीब से इस तरह खड़े हुए थे जैसे सो के आई है, लेकिन वो फिर भी अजीब से अंदाज में स्पाइक जिस तरह बने होते हैं। और वो मुझे कह रही थी कि पंजाबी में बोलिए कि तू की क्या करने आए हो। और मैं तो आपको ये भी कहने वाला था कि जिस अंदाज में उनको वापस बुलाया गया है, आवाज़ आई थी जब आप आ रहे थे शायद, तो किसने कहा, उसने वो आ रहा है और उसने वज़ू भी किया हुआ है, आ जा इधर। और साथ ही उसको जो वापस बुलाया गया है दरवाजे की इस साइड से, तो बड़े बदतमीज़ाना तरीके से उनको इस तरह खींचा गया है, वो बकायदा बेचारी उड़ती हुई सी गई हैं। तो उस लड़की के वालिद ने कहा, किस साइड पे गई हैं? तो मैंने इस तरह इशारा किया दरवाजे की राइट साइड की तरफ कि इस तरफ गई हैं। तो उन्होंने कहा, आप अंदर आएंगे 1 मिनट के लिए? मैं हैरान हुआ। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा, जी आप अंदर आएंगे ज़रा? मैं कहा जी ज़रूर। और मैंने कदम बढ़ा के जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे इस तरफ इशारा किया जिस तरफ मैं कह रहा था, जिस दरवाजे की राइट साइड की तरफ जहां पे बूढ़ी औरत को खींचा गया था। उन्होंने कहा, इस तरफ वो गई हैं? और जो बाहर मैंने उनको 2 दफ़ा कहा था, जी इस तरफ उनको खींचा गया, इस तरफ गई हैं, तो मैंने उस तरफ मुड़ के देखा तो हैरान रह गया। उस तरफ तो दीवार थी, कोई रास्ता तो था ही नहीं। उन्होंने कहा, यह तो दीवार है, इस तरफ तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस घर के अंदर कोई भी बूढ़ी औरत नहीं रहती। जिसका आपने जिक्र किया है कि 90 साल के करीब उसकी लगभग औरत है, इस घर में कोई भी बूढ़ी औरत नहीं है। जब मैंने उस दरवाजे के साथ उस दीवार की तरफ देखा जहां उस औरत को घसीटा गया था, तो मैंने जब गर्दन उठा के ऊपर की तरफ देखा तो उसके पीछे भी मुझे एक बेरी का बड़ा सा दरख्त नजर आया। और उसी लम्हे मुझे वहां से हंसने की आवाज आई। क्लियर मैंने इस तरह की आवाज सुनी जैसे कोई हंसा हो, इस बात पे कि तुम्हें हमने बेवकूफ बनाया है, तुम्हें हमने कोई नजारा दिखाया है। और मैंने फौरी मुड़ के उनकी तरफ देखा जो उस लड़की का बाप था, कि उसने शायद वो हंसी सुनी है या नहीं। तो इसने इस बात को इग्नोर करते हुए कहा, आप अब अपने घर जाइए। मैं समझ गया जैसे वो इस बात से वाकिफ है कि इस घर में कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती, और वो ये बात भी मान गया है कि मैंने जिसको देखा है वो एक बूढ़ी औरत थी, और शायद मुझसे पहले वो इस बूढ़ी औरत या इस तरह का जो भी सीन इस वक्त चला था वो इससे वाकिफ है। जिस अंदाज में उसने मुझे कहा था, रात काफ़ी हो गई है, अब अपने घर जाइए, तो मैं समझ गया मामला गड़बड़ है। मैंने कहा जी थैंक यू मतलब मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उनके दरवाजे से बाहर निकला, चलता हुआ उसी प्लाट के अंदर दाखिल हुआ, और जैसे ही उस बेरी के दरख्त के पास पहुंचा ये देख के हैरान रह गया, ना ही वहां पे कोई बड़ी सी चारपाई थी, ना ही उसके ऊपर पड़ा हुआ कोई कंबल, और ना ही वहां पे कोई बर्फ का बुलाग था, जो मैं सोच के गया था कि अंदर जाके उनसे पूछूंगा सर्दियों में बर्फ के बुलाग की क्यों पड़ा हुआ है। तो वहां पे बुलाग कंबल तो दूर की बात है, वहां पे चारपाई ही नहीं थी सिवाय बेरी के दरख्त के। और मैंने फिर मुड़ के देखा, जो एक और बेरी का दरख्त उस घर के बिल्कुल बैक साइड पे था, वो भी मुझे नजर आया। उसके अलावा कुछ भी नजर ना आया।
मैं सीधा चलता हुआ उस गाड़ी के, हाँ एक बात मैं भूल गया, उन्होंने शुरू में बताई थी, जिस वक्त वो दरवाज़ा वो नॉक कर रहे थे और लड़की को वो लेके उस तरफ जा रहे थे, तो उनको अपना वो जो ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा था उसने उनके नाम से आसिम, सर आसिम कह के पुकारा भी था। मैं भूल गया उस बात को बताना। तो वो कहते हैं मुझे मेरे ड्राइवर ने पुकारा भी था। तो खैर ये बात पीछे उन्होंने मुझे बताई थी जो मैं भूल गया। उन्होंने उस वक्त मुड़ के देखा था तो उनको आवाज़ आई थी कि उनके नाम से उनको पुकारा गया है, आसिम, सर आसिम, लेकिन आवाज़ ड्राइवर की थी लेकिन वो था नहीं। उनको इस तरह महसूस हुआ था ड्राइवर शायद पीछे आ गया, तो उन्होंने मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। खैर वो कहते हैं मैं वहाँ से निकला, जब दरख्त के पास से गुजरा, कोई चारपाई नहीं थी, और मैं चलता हुआ जब गाड़ी पे अंदर दाखिल हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला तो साथ ही मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुमने मुझे आवाज़ दी थी? उसने कहा नहीं सर। उसने कहा जब मैं इस तरह जा रहा था तो मुझे तुम्हारी आवाज़ आई थी, तुमने मुझे पुकारा था? उसने कहा नहीं सर, मैंने तो आपको नहीं पुकारा। मैंने कहा यार मुझे ठंड लग रही है। तो ड्राइवर ने इस तरह मेरी आंखों में घूर के देखा और मेरी आंखों में देख के कहता है सर 1 मिनट रुकें। उसने चादर सी थी, चादर से उठा के मुझे दी है, मैंने चादर अपने ऊपर लपेट लिया और मुझे कहता है सर कुछ देर खामोश रहिएगा, मैं कुछ पढ़ रहा हूं। मुझे एकदम से कपकपाहट शुरू हो गई, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, मुझे शदीद ठंड लगना शुरू हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा वजनी हो चुका है, मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ चुका है और मैं अजीब सा हो चुका हूँ और मैं कांपे जा रहा था। तो मेरा ड्राइवर पढ़ता रहा। 2-3 दफ़ा पढ़ के उसने मेरे ऊपर फूंक मारी और जब उसने मेरे ऊपर तीसरी दफ़ा फूंक मारी तो मैंने आंखें खोली और मुझे ऐसा लगा जैसे साहब बिल्कुल जैसे मैं रिलैक्स सा हो गया हूँ। मेरे ऊपर एक बोझ सा था जो बोझ ख़त्म हो गया है। मैंने अपने आप को नॉर्मल महसूस किया, बिल्कुल रिलैक्स महसूस किया। तो उसने कहा सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ईजी हो गया हूँ, मेरे कंधों पे बहुत बोझ था, मेरे सर पे बोझ था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैं अजीब सी कैफियत में था। उसने कहा सर मैंने आपकी आंखों में देख लिया था, मुझे पता लग गया था आप भारी होके आए हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं, आपके ऊपर वज़न था। और मैं आपकी उसी बात से समझ गया था जब आपने कहा था कि तुमने मुझे आवाज़ दी है, तो मैंने आपको सर कोई आवाज़ नहीं दी थी। और जब मैंने अपने आप को नॉर्मल महसूस किया, मैं बेहतर फील हो गया, तो मैंने उससे कहा चलो यार घर चलते हैं। और ये बात मैंने वहाँ पे क्या माजरा हुआ उस ड्राइवर को भी नहीं बताई। जब सुबह आए, ऑफिस पहुँचे, तो मैंने ड्राइवर को बुलाया और उससे वो वाक़ये का जिक्र किया और मैं हैरान हुआ कि वो लड़की कहाँ है। तो पता किया गया, उसने कहा सर वो लड़की नहीं आई। 2-3 दिन 4 दिन जब वो लड़की ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर नहीं आई, तो फिर मुझे हैरत हुई। तो मैंने कहा वो लड़की क्यों नहीं आ रही? तो मैंने एक बाकायदा उसके घर भेजा कि जाके उसका पता करके आएँ वो खैरियत से तो है या क्या मसला हुआ है। तो उन्होंने आके मुझे बताया कि सर उसी रात ही उस लड़की के ऊपर साया हो गया था। वो काम पे इसलिए नहीं आ रही, आज 4-5वां दिन है कि वो साये का शिकार हो चुकी है, उसके ऊपर असरात आ गए हैं और उसके वालिदैन उसका इलाज करा रहे हैं। बाकायदा लड़की ही गई थी ड्राइवर के साथ पता करने के लिए कि वो काम पे क्यों नहीं आ रही। तो उसने कहा उसी रात ही उसके ऊपर असरात आ गए थे और अब उसके वालिदैन उसका इलाज करा रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा कभी भी उस फैक्ट्री के अंदर वो लड़की नहीं आई। जगह जो चूक है ये भी रियल है और वो कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसको मैं भुला नहीं सका। दूसरा वाक़या वो कहते हैं ये 25 साल पुराना है मेरे साथ, जो आसिम बताते हैं आया। एक तो ये कि उसने उस जिस बुढ़िया को देखा था वो कोई इंसान नहीं, वो बल्कि जिन्नात में से एक रूप धारे हुए, बुढ़िया का रूप धारे हुए एक जिन्नी थी। और पीछे जो हंस रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे और जिन्होंने कहा था वो आ रहा है, उसने वज़ू भी किया हुआ है, तो वो उस लड़की के बाप के बारे में कह रहे थे। वो उसी वक्त नमाज पढ़ के हमारी तरफ आए थे। और ये बात जब वो आए और उन्होंने पूछा दरवाज़ा किसने खोला, तो मैंने बताया उस बुढ़िया ने खोला। उसने कहा मुझे, उन्होंने खुद से बताया कि मुझे मैं नमाज़ पढ़ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जितनी देर मैं वहाँ पे रहा, कोई तकरीबन कुछ आधा मिनट तो मैं 30 सेकंड तो वहाँ पे बात करता रहा, उस औरत के पास खड़ा रहा। वो लड़की भी मुझसे पूछ रही थी सर किससे बात कर रहे हैं, तो इतनी देर में वो नमाज पे सलाम फेर के मुसल्ले से उठ के आ रहे थे और वही बावजू थे जिसके बारे में पीछे से उन्होंने कहा था वो आ रहा है, उसने वज़ू भी किया, वो आ जाओ। तो वो अच्छे नहीं बल्कि बुरे जिन्नात थे, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पे कहा उसने वज़ू भी किया और वो आ रहा है, कि वो नुकसान, मतलब जिन्नात का हमेशा, मैंने पहले भी आपको कहा याद रखिएगा,
जब भी आपने वज़ू किया होगा, हम लोग जिस तरह इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं राज की, तो हम लोग बावज़ू होके जाते हैं, तो ये भागते हैं आपसे। नमाज, इबादत, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है और आप उसकी इबादत कर रहे हैं, तो ये मखलूक आपसे दूर भागेगी। वो भी उस वक्त नमाज़ पढ़ के वज़ू की हालत में जब बाहर आ रहे थे, तो जल्दी से उन्होंने उसको खींच लिया था। और जो मुझे लगा था किसी ने बदतमीज़ी से उस बुढ़िया को खींचा है, तो वो बेसिकली उड़ती हुई गई है। तो वो सचमुच में उड़ने वाले अंदाज में गई थी, वो उड़ती हुई ही गई थी, यानी इतनी तेज़ी के साथ गई थी, उसको शायद किसी ने खींचा नहीं था, वो जिन्नी ही खुद से इस तरह तेज़ी के साथ गई थी। लेकिन मेरी आंखों ने उसको सचमुच में देखा था, क्योंकि उस लड़की ने भी मुझसे पूछा था, सर आप किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने कोई था, वो एक जिन्नी थी जिसको मैंने क्लियर देखा। दूसरा वाक्य कहते हैं 25 साल पुराना है। घर फ़ोन आया, मेरा खालाजाद जो है वो मोटर बाइक पे कहीं जा रहा था, तो उसकी शाम के टाइम ट्रैक्टर ट्राली के साथ टक्कर हुई और उस हादसे की सूरत में वो अल्लाह को प्यारा हो गया, यहाँ तक कि उसका चेहरा ही पूरा देखने के काबिल नहीं रहा। जब ये घर खबर आई तो उन्होंने कहा अगर आप लोग आना चाहें, क्योंकि वो कहते हैं मैंने ये सवाल उनसे बाकायदा पूछा, क्या मैं आगे बताता हूँ क्या सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं, वो हम रुकेंगे ताकि आप आके मुंह देख लें उसका, क्योंकि वो खालाजाद था और ये एकदम से नौजवान लड़का था, एकदम से मौत वाक़ई हुई थी कि समझ ही कुछ ना आया। और वो यहाँ अक्सर अभी भी जब मैं गया हूँ तो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जब चल रही होती हैं तो मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली का बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं। ज़्यादा जो कसूर होता है वो मोटर बाइक वाले का होता है। ये लोग देखते नहीं हैं पीछे क्या आ रहा है। अक्सर जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता। अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें तो कभी भी इस तरह हादसा ना आए, क्योंकि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन पता लग जाएगा कि हाईवे के ऊपर, मेन रोड के ऊपर किस तरह बाइक चलाना है और एहतियात करनी है। खैर, उस लड़की की भी इस तरह मौत लिखी हुई थी और वो उस हादसे की सूरत में जब अल्लाह को प्यारा हो गया तो कहते हैं मैं और अम्मी फौरी तौर पे रवाना हुए जितनी जल्दी हो सके। ये देखें सफ़ेद हियोला सा किया है, इस तरह नज़ारे इस घर के अंदर। अब लोग भी कहते होंगे किस दिन आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाऊँ, ये एक सफ़ेद हियोला क्लियर सा गया है। वो कहते हैं जी फौरी तौर पे हम रवाना हुए। कसूर मेरे ख्याल में मैं साथ साथ वो देख भी लेता हूँ जो जी 25 साल पुराना और खालाजाद कसूर में। लाहौर से हम रवाना हुए और हम जब कसूर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी जो जनाजा है वो घर से उठा लिया गया है और कब्रिस्तान की तरफ हम रवाना हुए कि जनाजागाह की तरफ पहुँचे ताकि हम जो है उनका आखिरी दीदार कर सकें। वहाँ पे हम पहुँचे और शायद हमने दीदार ही करना था, वो बस उठाने ही लगे थे मैयत को कि हम वहाँ पे माँ बेटा पहुँचे और हमने दोनों ने उसका चेहरा बस देख ही सके, क्योंकि इस काबिल नहीं था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और जब वहाँ पे हादसा हुआ तो लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स जो थे, शनाख्ती कार्ड, उससे पहचाना था, वरना चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी कि शक्ल नहीं पहचानी जा सकती थी। वो कहते हैं कि हमने चेहरा देख लिया, उसके बाद कब्रिस्तान गए और उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसी रात ही हम फौरी तौर पे वहाँ से वापस, जैसे ही कब्रिस्तान में उसको कब्र के अंदर दफन किया गया तो मैं और अम्मी वापस लाहौर की तरफ रवाना हो गए। तो मैंने ये उनसे सवाल पूछा कि खालाजाद था और आपका बड़ा करीबी रिश्ता था, तो आप रुके नहीं वहाँ पे? तो क्योंकि मैंने कहा ये सवाल तो लोग भी पूछ सकते हैं आसिम भाई कि फ़ौरी कैसे आप लोग वापस आ, क्योंकि ये अगला जो वाक़या उनके साथ हुआ है उसी रात ही हुआ है। वो उसी रात कब्रिस्तान से जैसे ही वापस अपने घर पहुँचे तो कहते हैं हम थके हुए थे और आते ही सो गए। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप रुके नहीं? उन्होंने कहा फैमिलियों के कुछ आपस में इस तरह के नाराज़गियाँ और वाक़यात होते हैं कि शायद हम पहुँच गए और फ़ौरी तौर पे वापस आ गए, रुके इसलिए नहीं। मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ होता है इस तरह का फैमिलीज़ के अंदर नाराज़गियाँ सारा कुछ के आगे। वो कहते हैं हम थके हुए इतने थे कि इमरजेंसी में कसूर पहुँचे थे और चेहरा देखने के बाद हम वापस फ़ौरन आ गए थे और आके सो गए। घर का जो सहन था वहाँ पे मैं चारपाई पे सोया हुआ था और जो हमारा बाहर का दरवाज़ा है, जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो एक तकरीबन 5 फुट की गली है, वो उस घर के अंदर जो अमूमन बनी होती है, उस गली से गुजरते हुए आप अंदर की तरफ आते हैं और जहाँ पे गली ख़त्म होती है तो उसके बाद सहन शुरू हो जाता है और सहन के बाद कमरे हैं। तो जहाँ पे वो खाली गली ख़त्म होती है उसी जगह पे मेरी साइकिल खड़ी हुई थी। तकरीबन ये कोई 3 बजे का या 3:30-4 बजे का टाइम था।
जब आप इतना सफ़र करके जाएं और वापस आएँ तो आप काफ़ी थके होते हैं। तो कहते हैं मैं वहाँ पे अपनी चारपाई पे जैसे ही लेटा, गहरी नींद सो गया और साथ वाली चारपाई पे अम्मी लेटी हुई थी, अब्बू अंदर लेटे हुए थे। गहरी नींद में अमूमन आपकी आंख उस सूरत में खुलती है जब कुछ अजीबो गरीब सा हो, वरना आंख का खुलना नामुमकिन सी बात है। तकरीबन कहते हैं 3:30-4 बजे करीब में एकदम से मेरी आंख खुल गई। घुप अंधेरा, रात का टाइम, और मैं अपनी चारपाई पे लेटा हूं और मैं हैरान हो रहा हूं क्या हुआ ऐसा कि मेरी आंख खुल गई है। साथ वाली चारपाई पे निगाह पड़ी तो अम्मी गहरी नींद सो रही थी, वो भी मेरी तरह काफी थकी हुई थी। अब्बू नहीं गए थे, या शायद अब्बू गए थे, ये मैंने भी नहीं पूछा, वो अपने कमरे में थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या क्या है, क्योंकि जब मैं इतना थका हुआ हूं, आते ही मैं गहरी नींद सो गया, तो इस वक्त मेरी आंख खुली है। आंख खुलने का मतलब समझ नहीं आया। तो उसी लम्हे मेरी निगाह अपने साइकिल की तरफ गई, क्योंकि उसी वक्त एक छोटा सा खटका सा हुआ, और जिस सिमत में ये खटका हुआ था उस आवाज का मैंने ताक़ुब किया तो ये आवाज उस जगह से आई थी जहां पे मेरी साइकिल खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैंने साइकिल की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। एक अजीबो गरीब सा मंजर था। तकरीबन एक इंसानी हाइट का, इंसानी कदो कामत का एक काला स्याह साया था जो उस जगह पे खड़ा हुआ था। और जैसे ही मेरी निगाह उस काले साए की तरफ गई, उसने मेरी तरफ देखा तो एकदम से इस तरह छोटा हो गया, वो जैसे कोई बैठ सा जाता है, जबकि वो बैठा नहीं था। वो कद जो ऊंचा था वो आहिस्ता 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 छोटा होता होता बिल्कुल जिस तरह एक बच्चा बन जाता है, बच्चे के साइज का था। अब मेरी आंखों ने मंजर जो देखा, जहां पे तकरीबन कोई 5 फुट 8 इंच 10 इंच का एक इंसानी कद जितना बराबर की काला स्याह ह्योला खड़ा था, अब वहीं पे वही छोटा होके एक छोटा बच्चा बन गया था। मैं सोच रहा था क्या मैं नींद में हूं, थकावट की वजह से कोई ख्वाब देख रहा हूं, या वाकई कुछ है। और अभी जब मैं ये सोच ही रहा था कि मेरी आंखों ने दोबारा से मंजर देखा कि वही छोटा बच्चा दोबारा से बड़ा हुआ, और बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया कि वो छत को जाके लगना शुरू हो गया। मैंने आंखों को झटका दिया और गौर से देखा कि वाकई मेरा वहम है या ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने उसको गौर से देखा, वो बहुत ही काला स्याह था, बहुत ही भयानक था। और इस तरह काला स्याह था जिस तरह मैं आपको राज के मुख्तलिफ प्रोग्राम में दिखा चुका हूं, जिनके आर पार भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको पता होता है ये शैडो है, काला स्याह साया सा है। बिल्कुल इंसान की तरह था, उसकी जिसामत कदो कामत बिल्कुल जिस तरह इंसान की तरह होती है, इंसान की तरह था, लेकिन फिर भी उससे वहशत सी आ रही थी, उससे खौफ सा आ रहा था। क्योंकि पहले वो एक इंसानी हाइट का था, उसके बाद वो बच्चा बन गया, और उसके बाद जब वो छत को जाके लगा और मैं उसको देख के डरना शुरू ही हुआ हूं, तो उसके बाद वो फिर से छोटा हुआ है और इंसानी कद के बराबर खड़ा हो गया है। अब वो कभी साइकिल के पीछे की तरफ जा रहा था, फिर कभी साइकिल के आगे की तरफ आ रहा था, कभी पीछे की तरफ जा रहा था, आगे की तरफ आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी वो करना क्या चाह रहा है। लेकिन एक चीज तो मैंने क्लियर देख ली थी कि जिस वक्त उसने मेरी आंखों में एक दफा आंखें डाल के देखा, तो मुझे लगा उसकी मैंने आंखें तो नहीं देखी, वो काला स्याह था, बिल्कुल गोल सा उसका सर भी था जिस तरह इंसान का सर होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत भयानक था, बहुत ही बदसूरत था, काला स्याह साया सा ही था। लेकिन फिर भी मैं होश में रहा, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं चीखूं, कोई आवाज निकालूं, कुछ बात करूं, लेकिन फिर एकदम से उसको इस तरह बच्चा होते देखा, फिर इस तरह फुल बड़े होते देखा, और फिर उसके बाद नॉर्मल इंसान की हाइट में जब वो आगे पीछे एक दफ़ा छुपा, कभी साइकिल के उस तरफ चला गया, फिर इस तरफ आ गया, तो उसके बाद वो फिर से मुड़ा और मेरी तरफ उसने देखना शुरू कर दिया। इस दफ़ा मैंने उसको गौर से देखा तो उसकी आंखें भी थीं, उसका मुंह भी था, लेकिन वो ब्लैक था, काला स्याह था। आंखें जब खोलता था चमकती थी तो वाइट सा कुछ नजर आता था कि इन आंखों के पीछे कुछ वाइट है। मुंह भी गौर करने पे लगा कि यस कोई मुंह भी है, बंद होने पे वो बिल्कुल काला स्याह इतना है कि बंद हो जाता है।
ऐसा लगता था जैसे किसी ने काला स्याह कपड़ा पहना हुआ हो, बिल्कुल ब्लैक सा कपड़ा उसने पहना हुआ हो। लेकिन उसकी आंखें जब खुली और मैंने उन आंखों में देखा तो वाकई पहले मैंने नहीं देखी, वो इतनी भयानक थी। कह रहे हैं कि सर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। वो क्लियर एक जिन था जो मेरी आंखों के सामने खड़ा मुझे देख रहा था। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने जो कुछ भी कुरानी आयात पढ़ सकता था मैंने पढ़नी शुरू कर दी। और जब मैं कुरानी आयात पढ़ रहा था तो उसी लम्हे मैंने अब्बू को भी एकदम से आवाज दी, अब्बू अब्बू। वो आवाज इतनी जोर से थी कि मेरी साथ मां लेटी हुई थी, वो भी मेरी आवाज से इस तरह भयानक मेरी आवाज थी, खौफ में डूबी हुई और इस तरह चीखने वाला अंदाज था कि वो भी जाग गई। और अब्बू जो अंदर सोए थे वो भी भागते हुए बाहर आए मेरी उस आवाज से। और आते ही उन्होंने, उस वक्त ट्यूब लाइट्स होती थी, बल्ब नहीं होते थे, कम होते थे, आते ही उन्होंने ट्यूब लाइट्स ऑन कर दी। ट्यूब लाइट कुछ होती हैं जो डायरेक्ट जल जाती हैं, पहले जो ट्यूब लाइट होती है एक दो दफ़ा झपाके मारती थी और उसके बाद फिर वो जल जाती थी। और क्या, जब मैंने अब्बू को पुकारा उस लम्हे भी वो मेरे सामने खड़ा रहा। जो मेरी चीख की आवाज़ निकली, जिस आवाज़ से मैंने अब्बू को आवाज़ दी, उस वक्त भी वो खड़ा रहा। और जैसे अब्बू ने ट्यूब का स्विच ऑन किया तो उस वक्त ट्यूब जब ब्लिंक किया ट्यूब ने एक दो दफ़ा, तो उसी लम्हे जैसे ही ब्लिंक किया तब भी वो बिल्कुल सामने था। और जैसे ही ट्यूब जली उसी लम्हे मेरी आंखों ने देखा, जैसे ही रोशनी पड़ी वो गायब हो गया। अब वो फौरी तौर पे मेरे पास आए ट्यूबलाइट जलाकर, मुझे कहा क्या हुआ आसिम। जो मैं अपनी हालत को इस तरह संभाल चुका था, कुरानी आयात पढ़ने की वजह से थोड़ा सा हौसले में आ गया था। मैंने एक क्लियर इस तरह जिन को देखा था, वो मेरा वहम नहीं था, मैंने होशो हवास में देखा था। जो मैं खुद बैठा सोच रहा था कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं, वो क्लियर हो गया था क्योंकि ट्यूब ने भी जब दो दफा इस तरह ब्लिंक किया था, झपाके मारे थे, उस वक्त भी वो वहां पे मौजूद था, जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बचती थी कि यह वहम नहीं हकीकत में है जो सामने खड़ा है, काला स्याह साया बन के। अब्बू ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर चुका था। तो मैंने अब्बू को बताया कुछ नहीं अब्बू, मैं शायद डर गया था। तो अब्बू ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ऊपर पढ़ो बेटा, पढ़ के फूंक लो। और मैंने कहा अब्बू मैंने पढ़ा ही है, अब मैं हौसले में आ गया हूँ। उन्होंने कहा ओके बेटा, जब भी कभी ज़िंदगी में इस तरह हो तो पढ़ के फूंक लेना। तो उन्होंने कहा मदर साहब ये दूसरा वाक़या था जो मेरे साथ हुआ। उस जिन को, काला स्याह शेडो जो था मेरी आंखों के सामने था और उसको मैंने देखा था। और जो दूसरा वाक़या मैंने आपको पहले ही से सुनाया वो यही था कि उस बुढ़िया को, जो जिन्नी थी असल में, रूप धार के, इंसानी रूप धार के, एक बुढ़िया का रूप धार के मेरे सामने खड़ी थी, उसको भी मैंने क्लियर देखा है। ये दोनों वाक़यात आज तक मैं भूल नहीं सका। जब इंसान अपनी आंखों से इस तरह के वाक़यात, जिन्नात को इस तरह देखता है तो सारी ज़िंदगी उसके दिमाग के अंदर ये महफूज हो जाते हैं, कभी भी दिमाग की मेमोरी से ये डिलीट नहीं होते। तो ये उन्हीं के दो सच्चे वाक़यात थे जो उन्होंने मुझे सुनाए और एज इट इज़ मैंने आपको सुना दिए। कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे बाकायदा कि जी हमारी स्टोरी है लेकिन वो बहुत शॉर्ट सी है, क्या हम सुना सकते हैं? जी बिल्कुल आप सुना सकते हैं, चाहे आपकी कहानी शॉर्ट भी हो लेकिन आप मुझे सेंड कीजिए। वो फिर उसका तरीका ये होता है आपकी स्टोरी के साथ किसी और की स्टोरी को मैं, क्योंकि इन्होंने मुझे दो स्टोरियाँ भेजी हुई थी इसलिए मैंने दोनों सुना दी। आपकी स्टोरी अगर शॉर्ट है, छोटी है, तो आपकी स्टोरी के साथ मैं किसी और की स्टोरी को जोड़ के, मतलब दो स्टोरियाँ इकट्ठे करके इंशाल्लाह वो मैं सुना दूंगा। अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो मुझे कहानियाँ भेजी हैं, एक मिस्टेक जो मैंने देखी है पिछले दिनों से वो ये है कि आप लोग जब कहानी भेजते हैं तो उसके नीचे स्टोरी लफ्ज़ नहीं लिखते। उर्दू में या इंग्लिश में लफ्ज़ स्टोरी आप लाजमी लिख दिया करें, मेरे लिए आसान होता है स्टोरी को ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। सब मैसेज को मैं एक एक को खोल के नहीं देख सकता। जब मैंने स्टोरी सुनानी हो या सेव करनी हो, पुरानी तो मैंने जो सेव की हुई हैं उनको खोलता हूँ, सुन लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ और सुना देता हूँ। जो नई आती है तो वो मैं जब मैसेज इस तरह ऊपर करके देखता जाता हूँ, तो स्टोरी वाले जो होते हैं वो फिर मैं नंबर दे के उसको सेव कर लेता हूँ। तो प्लीज़ आप जब भी मुझे स्टोरी भेजें, लास्ट में लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी आपने लिखना है। वॉइस मैसेज करें या फिर आप वॉइस मैसेज अगर करेंगे तो उसको आपने डिलीट तब तक, उस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में
शामिल ना कर दूं। जब प्रोग्राम में शामिल हो जाए बेशक उसके बाद डिलीट कर दें, वरना आप लिख के भी कहानी भेज सकते हैं। आसिम, ये इनका जो पूरा नाम है वो है आसिम एहसान भाई ने भी जो मुझे कहानी भेजी है, काफ़ी अरसे से भेजी हुई, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं किया। जब मेरी उनसे बात हुई तब भी उन्होंने कहा जी मैंने आपके कहने पे डिलीट नहीं किया था फाइल को। तो आप लोगों ने भी फाइल को डिलीट नहीं करना और नीचे लव स्टोरी लाजमी लिखनी है। चाहे आप वॉइस मैसेज करें या आप लिख के भी भेजेंगे ना, तो जब पूरी कहानी लिख लें तो उसके नीचे फिर से अलग से स्टोरी उर्दू या इंग्लिश में लिख दें। मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। पाकिस्तान से जो बाहर हैं वो कोड मिलाएंगे पाकिस्तान का 0+ जमा का निशान 92+92 313665550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313665550। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665550। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मुझे दीजिए इजाज़त। एक और स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।